हेलो एवरीवन। आज है 22 नवंबर और जो आज के करंट अफेयर के टॉपिक रहेंगे उसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज मालाबार, साथ ही साथ ओल्ड पेंशन स्कीम और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर पीपल होल्डिंग पब्लिक ऑफिसेस कि भाई जो जो जैसे कि बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर हैं, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ जो भी मिनिस्टर्स हैं कि भाई उनके लिए क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच सही रहेगी या नहीं रहेगी, तो उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस। अ फ्यू पॉलिटिकल पार्टीज आर प्रोमिसिंग टू रिस्टोर ओपीएस स्कीम इन सम स्टेट्स कि भाई कुछ स्टेट्स के अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टी है ना, वो क्या कह रही हैं कि हम जो पुरानी पेंशन स्कीम थी उसको लागू करेंगे अगर हम इन फ्यूचर हमारी पार्टी आती है तो। ओल्ड पेंशन स्कीम थी क्या? द स्कीम एश्योर्स लाइफ लॉन्ग इनकम पोस्ट रिटायरमेंट कि भाई रिटायरमेंट के बाद भी आपको क्या है ना, गवर्नमेंट की तरफ से इनकम मिलती रहेगी एश्योरिटी के साथ में कि इतने पैसे आपको हमेशा के लिए मिलते रहेंगे। और वो कितने होंगे? कोई भी एम्प्लॉय अगर वो रिटायर होता है तो उसकी जितनी भी सैलरी हो, मान लो 50,000 है उसकी सैलरी, तो उस सैलरी का 50% यानी कि 25,000 उसको एज ए क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा पूरी उसकी उम्र भर। और उसके साथ साथ जो उसका डियरनेस रिलीफ होता है, ठीक है, जो भत्ता होता है अलग अलग डिफरेंट गवर्नमेंट की तरफ से उसको रिलीफ या बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं, वो साल में 2 बार मिलता है उसको। और जो ये इनकम है ये फिक्स रहती है, इसके अंदर कोई डिडक्शन नहीं होता। अंडर द ओपीएस देयर वाज ए प्रोविजन फॉर जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड। जो जीपीएफ है वो किसको अवेलेबल है? केवल और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अवेलेबल है। बेसिकली इट अलाउ ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू कंट्रीब्यूट अ सर्टेन परसेंट ऑफ देयर सैलरी इनटू जीपीएफ कि भाई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा जीपीएफ अकाउंट के अंदर डाल देंगे एंड द टोटल अमाउंट दैट इज़ एक्यूमुलेटेड थ्रू आउट द एम्प्लॉयमेंट टर्म इज़ पेड टू द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो जैसे ही उनकी जो नौकरी है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है, जिस दिन वो रिटायर होंगे उस टाइम पे जो जीपीएफ के अंदर जितना भी पैसा होता है वो उस एम्प्लॉय को दे दिया जाता है। और जो गवर्नमेंट है पूरा एक्सपेंडिचर खुद उठाती है, पूरा खर्चा पेंशन का बाद में फिर खुद उठाती है। जो 50% जो सैलरी का जो अमाउंट बचता था, मान लो अभी बताया था ना, फॉर एग्जांपल 50,000 किसी की सैलरी है और वो रिटायर हो गया आज, तो उसको 25,000 पर महीना मिलेगा उसकी पेंशन के रूप में। तो वो जो पेंशन वाला पूरा खर्चा है गवर्नमेंट उठाती थी, और इस स्कीम को 2004 के अंदर डिसकंटिन्यू कर दिया। कंसर्न क्या थे इससे रिगार्डिंग? अनफंडेड पेंशन लाइबिलिटी कि भाई गवर्नमेंट ने ऐसा कोई फ़ंड नहीं बना रखा था जिसके थ्रू जो ये पेंशन है ना हमको आगे इन फ्यूचर मिलती रहे, और वो फ़ंड है ना, वो फ़ंड के अंदर भी इजाफा होता जाए कि वो बढ़ता ही जाए। तो ऐसा कोई सिस्टम था नहीं कि भाई जो पेंशन वाला अकाउंट है उसके अंदर सरकार को इनकम आती रहे और उस इनकम से निकाल के पेंशन गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को देती रहे। तो इस वजह से ऐसा कोई सीन था नहीं, अनसस्टेनेबल था, ठीक है। द ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम वॉज आल्सो अनसस्टेनेबल। फॉर वन, पेंशन लाइबिलिटीज वुड कीप क्लाइंबिंग सिंस द पेंशनर बेनिफिट इंक्रीज एवरी ईयर। यहाँ पे क्या बोला गया? जो जो पेंशन लेते थे ना उनकी पेंशन साल में बढ़ती ही जाती थी। आपने देखा होगा जो डियरनेस रिलीफ जो अमाउंट मिलता था इनको, ठीक है, जैसे कि महंगाई भत्ता हो गया, वो भी साल में 2 बार मिलता था इनको और वो बढ़ता ही जा रहा था। तो उस वजह से सरकार के ऊपर एक्स्ट्रा लोड बढ़ता था। हर साल में कितने लाखों हज़ारों लोग रिटायर होते हैं, तो फिर उनकी जो सैलरी है, जो उनकी पेंशन का खर्चा फिर सरकार को उठाना पड़ता था, और जिससे क्या है ना देश के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था। एंड द टू बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, अब देखो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, पूरी लाइफ तक मिलेंगे, तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी, जिससे क्या है ना सरकार को और लंबे समय तक जो एक्सटेंडेड पे आउट्स है, जो उनकी सैलरीज़ है, जो उनकी पेंशन है वो देनी पड़ेगी। इससे है ना यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी बर्डन पड़ रहा था। इस वजह से इसको 2004 के अंदर डिसकंटिन्यू कर दिया था।
व्हाट वाज प्लान टू एड्रेस द रिलेटेड कंसर्न। अब इस कंसर्न से बचने के लिए, इस महंगाई को जो ले रखी थी पेंशन वाली, इससे बचने के लिए, इसको सही करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 1998 में जो यूनियन मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन्होंने इनको क्या है ना एक रिपोर्ट बनाने को बोला। ठीक है, कि आपको एक इनको कमेटी बनाने को बोला जो कि किस पे वर्क करेगी, जो ये पेंशन वाला मुद्दा है इसके ऊपर। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ओसिस। ठीक है, एंड एक्सपर्ट कमेटी, इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट है वो सबमिट कब की, जनवरी 2000 के अंदर। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ओसिस वाज टारगेटेड एट अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जितने भी वर्कर्स थे हु हैड नो ओल्ड एज पेंशन, या फिर भाई उनके पास है ना कोई ऐसा ओल्ड एज सिक्योरिटी तो थी नहीं कि वो कभी रिटायर होंगे फिर उनको ऐसे ऐसे इनकम मिलेगी। तो उनके लिए जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट किया, उसका क्या नाम था, ओसिस। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए उन्होंने बेसिकली वर्क किया था, याद रखना। तो ओसिस रिपोर्ट ने रिकमेंड किया कि इंडिविजुअल्स को 3 टाइप के फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि सेफ, बैलेंस और ग्रोथ के रूप में आगे बढ़ते जाए। और ये किन्होंने फ्लोट किए, मतलब इनकी रिकमेंडेशन कितने ने दी, जो 6 फंड मैनेजर्स थे उन्होंने। द बैलेंस वुड बी इन्वेस्टेड, जो भी ये पैसा उसके अंदर डालेंगे, और कितना डालना पड़ेगा, अगर किसी को इसका लाभ उठाना है तो उस समय पे एटलीस्ट 500 रुपये 1 साल का आपको उसके अंदर डालना पड़ेगा, और उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा कॉरपोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर। ठीक है, द इंडिविजुअल वुड हैव यूनिक रिटायरमेंट अकाउंट, तो जो रुपए लोग यहाँ पे देंगे सालाना, उस इंसान का एक रिटायरमेंट अकाउंट बनाया जाएगा। बाद में जो भी इन्वेस्टमेंट के जो पैसे आएंगे इनके, तो उस अकाउंट से फिर उनको वो पैसे दिए जाएंगे पूरी लाइफ तक। ठीक है, उस टाइम पे डिसाइड हुआ था कि इनको 1500 रुपये महीना पैसा दिया जाएगा, जो इनकी पूरी लाइफ है, जब तक ये ज़िंदा रहेंगे तब तक। और रिटायरमेंट के बाद 2 लाख रुपए तक का वो क्या है ना बीमा परचेज कर सकते हैं, एन्युटी परचेज कर सकते हैं। वट वॉज द ओरिजिन ऑफ द न्यू पेंशन स्कीम। एनपीएस का ओरिजिन क्या था, एनपीएस किससे निकली थी, एनपीएस निकली थी जो ओसिस की जो रिपोर्ट आई थी ना, वही इसका बेस बना था नेशनल पेंशन स्कीम का। उसी की तर्ज पे फिर इसको आगे लागू किया था। दिसंबर 2003 के अंदर इसको नोटिफाई किया था, और इसको सरकार ने लागू कब कर दिया था, 2004 में, जिसके अंदर आर्म्ड फोर्सेस को निकाल दिया गया था। आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो पुरानी स्कीम्स चलती आ रही थी वैसे ही काम करेंगी। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया एनपीएस को जनवरी 2004 के अंदर। 2018 से 19 की बात करें तो स्ट्रीमलाइन द एनपीएस को और अच्छे से बेहतर बनाने के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किए कुछ चेंजेस इस स्कीम के लिए। ठीक है, और वो स्कीम के अंदर जो चेंजेस किए किन के बेनिफिट के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो वर्क करते हैं उनके लिए, और उससे क्या है ना उनको भी नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर लाया जा सकता है। फिर इस एनपीएस को सरकार ने बाद में इन चेंजेस के साथ में लागू कर दिया, जिससे जो पेंशन लायबिलिटी वाला सीन जो था ना, पेंशन देनी है 50% सैलरी की, तो वो वाला सीन बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। और एनपीएस के इंट्रोडक्शन के लिए सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल्स 1972 को भी अमेंड किया गया। ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट दे कैन विड्रॉ अ पार्ट ऑफ देयर पेंशन अमाउंट, जैसे ही वो रिटायर होंगे तो पेंशन का कुछ अमाउंट तो वो एक साथ निकाल सकते हैं, लेकिन जो बाकी का रह गया उसमें वो क्या है ना एक रेगुलर इनकम की तरह उनको थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता रहेगा, और साथ ही वो उससे कुछ बीमा भी खरीद सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो नेशनल पेंशन स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड एंड रेगुलेटेड बाय पीएफआरडीए, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके द्वारा इसको रेगुलेट और इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट एनपीएसटी, इसको एस्टेब्लिश किसने किया है, पीएफआरडीए ने, और रजिस्टर्ड ओनर ऑफ ऑल द एसेट्स एंड अंडर एनपीएस। फीचर की बात करें तो द ओल्ड सिटीजन मॉडल ऑफ द एनपीएस अलाउ ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग एनआरआईज, जो जितने भी इंडियंस हैं चाहे वो एनआरआई हो, जिनकी उम्र 18 से 17 साल की हो, वो एनपीएस को ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब आप इसके अंदर थोड़ा सा सालाना अमाउंट डालिए,
बाद में इसके जितने भी लाभ हैं वो आपको मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी पेंशन, जो अपनी सैलरी है उसका कुछ हिस्सा इसके अंदर डाल लेंगे, और फिर उस जितना पैसा वो डाल लेंगे उतना ही पैसा सरकार आपकी तरफ से डाल लेगी। ठीक है, और बाद में उस फंड को इन्वेस्ट कर दिया जाएगा जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसके लिए। उसके अंदर किसके द्वारा? जो फंड मैनेजर्स थे, ठीक है, मैंने बताया था जो 6 फंड मैनेजर्स थे उनके द्वारा इसके जो पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। लेकिन जो ये एनपीएस स्कीम है इसके अंदर जो एम्प्लॉयड गवर्नमेंट, दोज एम्प्लॉयड बाय गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 10% रहेगा बेसिक सैलरी का, और जो जैसे कि जो हम डालेंगे वो कितना डालेंगे? 14%। ठीक है, गवर्नमेंट कितना डालेगी अपना? 10%, मतलब 10% से ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट नहीं करेगी चाहे आप, वरना तो लोग क्या करेंगे 50% डाल देंगे, फिर 50% सरकार को डालना पड़े, ऐसे नहीं होगा। गवर्नमेंट डालेगी सिर्फ 10%, और आप मैक्सिमम कितना डाल सकते हो? 14% अपनी सैलरी का। 2019 के अंदर द फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कहती है? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैव द ऑप्शन ऑफ सेलेक्टिंग पेंशन फंड या फिर इन्वेस्टमेंट पैटर्न, इन दोनों में से किसी को भी वो चूज़ कर सकते हैं। रिटायरमेंट के समय पे 60% जो अपना अमाउंट है जो इन्होंने पेंशन स्कीम के अंदर डाला था उसको वो विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि टैक्स फ्री रहेगा। लेकिन जो बाकी का 40% रहेगा उसको वो एज ए बीमा या फिर पेंशन के थ्रू थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इस स्कीम के अंदर प्राइवेट इंडिविजुअल भी इसका लाभ उठा सकता है। जैसे कि ओपीएस थी वैसे ही एनपीएस के अंदर भी एम्प्लॉयज़ को 10% जो डिपॉजिट करना पड़ेगा एटलीस्ट, जो बेसिक पे है उसका, साथ ही साथ जो डीएनएस अलाउंस है वो भी। देर इज़ नो जीपीएफ एडवांटेज एंड द अमाउंट ऑफ पेंशन इज़ नॉट फिक्स्ड। जो पेंशन का जो अमाउंट है ना, जीपीएफ में तो क्या था? फिक्स था 50% सैलरी का। ठीक है, लेकिन जो एनपीएस है ना इसका कोई फिक्स नहीं है, इसके अंदर करी जाती इन्वेस्टमेंट, और जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको कम ज़्यादा पैसे मिलते रहते हैं। जो रिटर्न रहेगा ना वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही आपको मिलता रहेगा। तो इस वजह से जो पेमेंट है, पे आउट है जो आपको पैसा मिलेगा वो अनसर्टेन है, मतलब फिक्स नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ पीपल होल्डिंग पब्लिक ऑफिसेस। पब्लिक ऑफिसेस यानी कि जो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हैं जो अपने ऑफिस को होल्ड कर रखे अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो चलाते हैं, ठीक है, या फिर कोई सिविल सर्वेंट है, तो उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट द पीपल होल्डिंग द पब्लिक ऑफिसेस शुड एक्सरसाइज सेल्फ रेस्ट्रिक्शन, कि भाई जो भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर जो बैठे हैं, उनको है ना खुद के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए कि ऐसा कुछ ना बोल दें वो जिससे पूरे देश की इंसल्ट हो जाए या फिर किसी भी इंसान की इंसल्ट हो जाए, है ना। तो इन मुद्दों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। इस वास्ते 5 जज की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ध्यान रखना, ठीक है, उन्होंने एक अपनी वर्डिक्ट है उसको रिजर्व किया है कि भाई रेस्ट्रिक्शन इनके ऊपर इम्पोज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि भाई ये अपनी मर्जी से खुद के बेस पे या खुद के दिमाग से भाई किसी के ऊपर क्या है ना क्या कहते हैं कि भाई कोई कमेंट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, अपने विचार रख सकते हैं या नहीं। तो उनकी इस जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके बारे में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बात करता है। व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ द जजमेंट? इस जजमेंट की हाईलाइट क्या है? द कोर्ट ऑब्जर्व दैट देयर इज़ ऑलवेज ए सिविल रेमेडी अवेलेबल टू द सिटीजन्स ऑन द अकाउंट ऑफ पब्लिक फंक्शनरी मेकिंग ए स्पीच दैट इफेक्ट समवन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई सिविल सर्वेंट या फिर कोई भी बड़ा अधिकारी कुछ भी अनाप शनाप बोल दे तो पब्लिक क्या है ना डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच सकती है, मतलब किसी भी कोर्ट में जाके कंप्लेंट कर सकती है कि भाई यहाँ पे पूरे देश का या फिर कोई विशेष जाति के बारे में कोई टिप्पणी की कर दी हो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। कोर्ट ने यह भी नोटेड किया कि इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट आर्टिकल 19 का क्लोज 2 में से देयर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर इन द कंट्री वेयर देयर इज़ एन इनहेरिटेड
लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शन ऑन व्हाट पीपल होल्डिंग रिस्पॉन्सिबल पोजीशन से, कि भाई जो बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस के ऊपर जो बैठे हैं उनके ऊपर भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाने ज़रूरी है, और वो लगाए भी गए, लगे भी हुए हैं, ताकि उससे क्या है ना, पूरी जो देश की जो सॉवरेंटी या सिक्योरिटी पे कोई बात ना आए, है ना, पब्लिक ऑर्डर भी बना रहे, डिसेंसी भी रहे, मोरलिटी भी बनी रहे। तो इस वजह से उनके ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन स्टेट्स के द्वारा लगाए गए हैं अंडर आर्टिकल 19(2). अर्लियर जजमेंट्स की बात करें, 2017 की 3 बेंच की जज थी, 3 जज की एक बेंच थी, जिन्होंने इस मामले को रेफ़र कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ठीक है, जो कि हमने अभी बात करी थी ना, जो 5 जज की थी, ये वो 5 जज थे, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को इन्होंने मुद्दे को भेज दिया कि भाई हमारे पास ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं जिनके ऊपर पब्लिक फंक्शनरी या फिर कोई मिनिस्टर है वो क्या क्लेम कर सकते हैं क्या, कि उनके पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है, कि भाई वो अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या किसी भी सेंसिटिव मैटर के ऊपर। तो इसके ऊपर किसको जवाब देना पड़ेगा, मतलब कौन डिसाइड करेगा, वो करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, कि मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच इनके अधीन में आती है या नहीं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ पे है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। तो इसके ऊपर फैसला भी कौन लेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच लेगी, ठीक है। द नीड फॉर एन अथॉरिटी प्रोनाउंसमेंट ऑन द इशू अरोज एज वेदर देर वर आर्ग्यूमेंट्स दैट ए मिनिस्टर कैन नॉट टेक अ पर्सनल व्यू एंड इज स्टेटमेंट शुड हैव इन सिंक विद गवर्नमेंट पॉलिसी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर ऐसे ऐसे मुद्दे अराइज होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होता है ऐसे ऐसों में, तो मिनिस्टर्स है ना अपने खुद के पर्सनल व्यू नहीं रख सकते, बल्कि जो उसकी स्टेटमेंट है वो उनकी गवर्नमेंट पॉलिसी के साथ में सिंक करनी चाहिए, मतलब जो गवर्नमेंट आपको बोलने को कहती है आपको वही बोलना चाहिए। द कोर्ट अर्लियर सेड दैट इट विल कंसिडर whether the fundamental right of speech and expression would be governed under reasonable restriction of decency, morality or other preferred fundamental right would have also an impact on it। कि भाई कोर्ट क्या मानता है कि जो फंडामेंटल राइट है स्पीच का, ठीक है, एक्सप्रेशन का, कि भाई उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, तो इसको भी कोर्ट क्या है, कंसीडर करेगा। और कब करेगा वो तो अब देखो, कोर्ट ने जो ये फैसला जो अपने वर्डिक्ट है वो रिजर्व रख दी, जैसे ही फैसला आएगा तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बात करते हैं यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट की, कि भाई जैसे कि मिनिस्टर है या फिर कोई सिविल सर्वेंट है, सबके लिए कुछ कोड्स हैं, कुछ रूल्स निर्धारित किए गए हैं जिनको उसे फॉलो करना ही पड़ता है, ठीक है, और उन्हीं को बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। भाई काम करने के लिए कुछ जो रूल निर्धारित किए गए हैं, कंडक्ट किए मतलब बनाए गए हैं, उनको आपको कंडक्ट करना है, मानना है। ए कोड ऑफ कंडक्ट इज़ ए सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर और प्रैक्टिस फॉर एन इंडिविजुअल or organization that guide the decision, procedure and system of the organization in a way that contribute to the welfare of its stakeholder। कि मतलब कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, रूल्स का कुछ सेट है, ठीक है, कुछ रूल्स यहाँ पे बनाए गए हैं जिसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड रखे गए हैं, आपका बिहेवियर, आपका आचरण कैसा होना चाहिए, आप कैसे काम करोगे, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और उसी से, इन्हीं रूल्स से, इसी कंडक्ट से, जो ये कोड है, इसी से आपको गाइडेंस मिलेगी डिसीजन लेने में, और प्रोसीजर क्या रहेगा काम करने का, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम क्या रहेगा, जिससे आप जो आपको काम दिया गया है जिस भी वेलफेयर काम के लिए या कोई भी स्टेक होल्डर उसके लिए, तो कैसे काम करना है ना, सारा डिसाइड करेगा कोड ऑफ कंडक्ट। फॉर एग्जांपल बात करते हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक कुछ गाइडलाइंस इन्होंने सेट करी गई है, ठीक है, इशू करी गई है, किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और उनके कैंडिडेट्स हैं, उनको इलेक्शन के समय पे कैसे राइट ऑफ स्पीच, ठीक है, मतलब स्पीच में अपने जैसे कि जो ये भाषण देते हैं उनमें क्या क्या बोलना चाहिए या क्या नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, पोलिंग डे के समय पे उनको कैसे काम करना चाहिए, पोलिंग बूथ कैसा होना चाहिए, पोर्टफोलियो उनका कैसा होना चाहिए, इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर अनाप शनाप या झूठा ऐसा कुछ नहीं लिखना, ठीक है, पोजेशंस उनके पास क्या क्या है, जनरल कंडक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं और इसी को बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। सिमिलरली ए सेट ऑफ कोड्स
फॉर द रूल आर प्रिस्क्राइब फॉर द सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट के लिए भी जैसे ही आप IAS IPS या फिर कोई भी बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठ जाओगे, ठीक है, UPSC के द्वारा एग्ज़ाम क्लियर करके जैसे ही आप इस पोजीशन पे पहुंच जाओगे, तो आपके लिए भी कुछ 7 प्रिंसिपल है जो आपको एज ए सिविल सर्वेंट फॉलो करने पड़ेंगे। पहला तो सेल्फलेसनेस, कि भाई अगर आप ऐसे ऑफिस को होल्ड करते हो तो वहाँ पे आप डिसीजन है ना किस टर्म पे लोगे कि जिससे पब्लिक का इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है, आई मीन पब्लिक के हित में आपको फैसले लेने पड़ेंगे। दे शुड नॉट डू सो इन ऑर्डर टू गेन फाइनेंशियल और अदर मैटरनल बेनिफिट्स फॉर देमसेल्फ, कि भाई फैसले आपको पब्लिक के लिए लेने हैं, ऐसा नहीं है कि जिससे आपको खुद को फाइनेंशियली फ़ायदा हो या फिर आपको कोई किसी भी तरह की रिश्वत के चक्कर में आप है ना अपनी मर्ज़ी से किसी दूसरे का फ़ायदा करवाने लग जाओ, ठीक है, तो वो भी नहीं करोगे। ना ही आप अपनी फैमिली के लिए वहाँ पे कुछ करोगे, ना ही अपने दोस्तों के हित के लिए करोगे, आप करोगे पूरी पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम करोगे। इंटीग्रिटी बनाए रखोगे अपने ऑफिस की, कि भाई किसी भी फाइनेंशियल और किसी भी अदर ऑब्लिगेशन जो कि आउटसाइड इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन, उनके इन्फ्लुएंस में आके, उनके दबाव में आप कोई भी काम नहीं करोगे एज ए ऑफिशियल ड्यूटी के नाम पे, कि भाई आपको कोई दबाव डालने लग जाए, कोई भी मिनिस्टर हो गया, कोई नेता हो गया, कोई बिल्डर हो गया, है ना, कोई भी माफिया आके कि भाई आपको ये काम करना पड़ेगा वरना हम ये कर देंगे, या फिर आपके पास इतना पैसा पहुंच जाएगा आप ये काम कर दो, तो वो काम आपको नहीं करना है। अपने ऑफिस की इंटीग्रिटी, शालीनता आपको बनाए रखनी है। ऑब्जेक्टिविटी की भी बात करते हैं। इन कैरिंग आउट पब्लिक बिजनेस इंक्लूडिंग मेकिंग पब्लिक अपॉइंटमेंट्स, कि भाई आपको किसी को अपॉइंट करना है, कोई नौकरी पे रखना है, या फिर किसी को अवार्ड या फिर कॉन्ट्रैक्ट देना है ना, किसी को रिवार्ड देना है, मतलब इनाम देना है, या फिर कोई भी बेनिफिट है, तो वो आप उसके काबिलियत के हिसाब से दोगे, उसके मेरिट्स के हिसाब से दोगे कि भाई वो सामने वाला डिज़र्व करता है या नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी दूसरे का फ़ायदा करवा रहे हो, वो नहीं करना है। अकाउंटेबिलिटी, अगर आप जो भी काम करोगे, जो भी डिसीजन लोगे, जो भी एक्शन होगा, उसके अकाउंटेबल आप खुद होगे। अपने फैसले के अकाउंटेबिलिटी आपकी खुद की रहेगी। अगर कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदारी भी आपकी होगी। ओपननेस, किसी के दबाव में कोई भी डिसीजन नहीं लेना। जो काम आपको सौंपा जाए खुले दिल से वो करना है, ठीक है, ना उसके अंदर आपको किसी भी तरह का खुद का बेनिफिट नहीं देखना, ऑनेस्टी से अपना काम करना है। लीडरशिप, कि भाई आपको जो अपनी, ठीक है, अपना जो काम है उसको इस तरह से प्रमोट करना है, उसको सपोर्ट करना है कि भाई आप एक अच्छे लीडर के रूप में वहाँ से बन के निकले और दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल सेट हो कि भाई ऐसा ऐसा ऑफिसर आया था, इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, कि लोग आपको जाने। वे फॉरवर्ड की बात करें तो कोड ऑफ कंडक्ट, ये तो हमने बता ही दिया। इंडिपेंडेंट स्क्रूटिनी होनी चाहिए। एजुकेशन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्टैंडर्ड कंडक्ट्स के अंदर, पब्लिक बॉडीज़ के अंदर कोई भी ट्रेनिंग होगी, है ना, तो वहाँ पे एजुकेशन सबसे मायने ज़्यादा रखती है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज मालाबार के बारे में। यहाँ पे क्या है, इंडिया, ठीक है, US और फिर ये जापान, है ना, और साथ ही ऑस्ट्रेलिया, ये 4 क्वाड कंट्रीज़ मिलके हर साल इस एक्सरसाइज को करते हैं। मालाबार एक्सरसाइज बिगिन हुई थी 1992 से एज ए मरीन ड्रिल बिटवीन नेवीज़ ऑफ इंडिया एंड US। इंडिया और US की नेवीज़ दोनों मिलके इस एक्सरसाइज को करते थे। 2015 में जापान ने भी इस एक्सरसाइज को ज्वाइन कर लिया एज ए परमानेंट मेंबर। 2020 का जो एडिशन हुआ उस समय पे रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने भी इसको क्या कर लिया, यहाँ पे आके वो भी इनके साथ में मिल गई। और जो अभी 26वां जो एडिशन हुआ था, क्वाड्रिलेटरल मरीन ड्रिल अमोंग द नेवीज ऑफ क्वाड कंट्रीज़, जिसके अंदर इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया। द एक्सरसाइज एम्ड एट द कोऑपरेशन इन स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट इंडो पैसिफिक रीजन, कि भाई जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसके अंदर इंटर ऑपरेटेबिलिटी अच्छी हो, ठीक है, जितने भी पार्टनर नेवीज़ हैं उनके साथ में। अब बात करते हैं डिजिटल शक्ति, या फिर जो ये प्रोग्राम है, ये एक तरह का साइबर सेफ्टी प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने 2018 के अंदर। क्यों मतलब इसको प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, टू ट्रेन द वुमेन्स को, औरतों को ट्रेनिंग देने के लिए कि भाई कैसे आपको साइबर क्राइम से फाइट करना है, ठीक है, और हेल्प करना है
फीमेल्स को कि जो डिजिटल स्पेस है, डिजिटल जो काम है, उनको कैसे यूज़ करना चाहिए। साइबर पीस फाउंडेशन इज़ पार्टनरिंग विद नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एंड मेटा। NCW और मेटा के साथ मिलके साइबर पीस फाउंडेशन ने इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया है। इसका जो 4.0 वर्जन एम्स करता है किसके लिए, एक्सेलरेटिंग द डिजिटल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटली अपने काम को लेके जाएं। और इनका क्या मकसद है कि ट्रेन किया जाए 1 मिलियन वुमेन्स को। 1 मिलियन में मतलब 10 लाख औरतों को ट्रेन किया जाए, जितनी भी गर्ल्स होगी या वुमेन्स होगी उनको ट्रेन किया जाए, चाहे वो स्कूल से हो, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, कहीं से भी हो, तो उनको डिजिटल नॉलेज प्रोवाइड की जाए रिस्पॉन्सिबली एंड सपोर्ट किया जाए कि वो अपने जो बिज़नेस आइडियाज़ है या फिर कोई स्टार्टअप है उसको डिजिटली कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, और उनकी स्किल और एम्पावर करें वुमेन्स को डिजिटली। अब बात करते हैं हाइड्रोजन वैली की। हाइड्रोजन वैली इज़ अ जियोग्राफिकल एरिया। एक तरह के ये कोई भी जियोग्राफिकल एरिया हो सकता है, कोई सिटी हो सकती है, कोई रीजन हो सकता है, कोई आइलैंड हो सकता है, और कोई इंडस्ट्रीज़ का क्लस्टर हो सकता है। क्लस्टर मतलब जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री हो। वेयर सेवरल हाइड्रोजन एप्लीकेशन आर कंबाइंड टुगेदर। जहाँ पे जो सेवरल हाइड्रोजन एप्लीकेशंस हैं वो एक साथ में कंबाइन होके काम करती रहें। ठीक है, इंटीग्रेटेड हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाया जाए जहाँ पे सिग्निफिकेंट ऑफ हाइड्रोजन इम्प्रूविंग द इकोनॉमीज बिहाइंड द प्रोजेक्ट, कि भाई हाइड्रोजन का वहाँ पे कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे स्टोरेज होता है, कैसे स्टोरेज किया जाए, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और फाइनल यूज़ के लिए उसको रेडी किया जाए। तो ये काम होता है हाइड्रोजन वैलीज़ के अंदर। ये पाथवे प्रोवाइड करती है आने वाली टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, आगे जितनी भी सिचुएशन है, जैसे कि अभी भी हम फेस कर रहे हैं क्लाइमेट इश्यूज़, तो उनके लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है। एट द सेम टाइम हाइड्रोजन वैलीज आर एक्सट्रीमली important for showcasing to decision makers and public the unique way of hydrogen offers in broader energy system contrast throughout its sectorial integration capabilities। कि भाई हाइड्रोजन हमारे लिए कितना कैपेबल है। डिफरेंट जो कंट्रीज़ होगी, ठीक है, तो वहाँ पे आप ये छोटा सा इकनॉमीज़ का, हाइड्रोजन इकनॉमीज़ का चार्ट है, तो ये देख लेना कि भाई चाइना के अंदर भी 3 यहाँ पे लगी हुई हैं, जापान, ओमान और थाईलैंड में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, इधर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, इटली में भी, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, USA, चिली। तो ये नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन वैलीज़ हैं 31 मई 2021 तक की। ठीक है, तो ये एक बार देख लेना। और यहाँ पे थी आज की क्लास कंप्लीट होती है, तो बताइएगा प्लीज़। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी सुझाव सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं। इस क्लास की PDF आपको कहाँ पे मिलेगी? मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।